हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 23 जैन और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आर्टिकल है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यानी कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट दी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की। यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में एंड 3 में कंजर्वेशन इशूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, जैसा भी मैंने बताया, MOEFCC ने अभी रिलीज़ की है क्या, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इससे पहले अक्टूबर में 2021 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में हमने कुछ अमेंडमेंट को प्रपोज किया था। ये दोनों न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ हैं। अब देखते हैं, हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन से स्टेट ने गेंस किया है फॉरेस्ट को, कौन से ने लूज़ किया है। इसके की पॉइंट क्या हैं, जैसे इंडिया की फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो थोड़ी सी बड़ी हैं। अभी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया था, ये फर्स्ट सर्वे था जो पब्लिश हुआ था 1987 में। ICAR की रिपोर्ट जो है ये 17th रिपोर्ट है और आज तारीख भी 17th है। वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिनके पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिनके पास ये सर्वे है। हमारे पास ये सर्वे बताता है हर बार कि फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। ISFR से अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्लानिंग बनाएंगे। जो इसकी रिपोर्ट आई है प्लानिंग बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे फॉरेस्ट को लेकर। हमारे पास फॉरेस्ट की 3 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें कैनोपी डेंसिटी अवर 70% है। दूसरी है मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट, जिनमें 40 से 70% है। एंड ओपन फॉरेस्ट है हमारे पास 10 to 40%। हमारे पास स्क्रब्स हैं, यानी कि झाड़ियाँ हैं 10% के लमसम। न्यू फीचर्स ऑफ ISFR के अब न्यू फीचर्स आए हैं। फर्स्ट टाइम इसने क्या करा है, फॉरेस्ट कवर में फॉरेस्ट के साथ साथ इन्होंने टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स के फॉरेस्ट को भी कवर किया है। जैसे गिर फॉरेस्ट को भी इन्होंने इसमें कवर किया है। गिर फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जिनमें एशियाटिक लोयन रहते हैं। फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर अभी इंक्रीज़ हुआ है। टाइगर कॉरिडोर में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है 37.15 स्क्वायर किलोमीटर से, और लेकिन टाइगर रिजर्व्स में अभी 22.6 स्क्वायर किलोमीटर से डिक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट। टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कॉरिडोर्स तो एक रास्ता सा होता है और टाइगर रिजर्व वो होता है जिसमें टाइगर रहते हैं। बुक्सा वेस्ट बंगाल, एनामलाई तमिलनाडु एंड इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ ने भी इंक्रीज़ किया है फॉरेस्ट के कवर एरिया को। देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने, उड़ीसा में, कर्नाटक में, झारखंड में अभी फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। जबकि आगे देखते हैं फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट ने क्या क्या फाइंड किया है। अब हम इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट में, हम जानते हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्री की बात करें तो फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया फॉरेस्ट कवर इज़ नाउ इतना है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एरिया कंट्री में 21.67% था 2019 में। देख लेते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉरेस्ट में क्या हुआ है। स्टेट्स जो इंक्रीज़ हुए हैं फॉरेस्ट में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा अभी हमने पहले देखा था। और जो 5 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीज़ हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, इनमें अभी दिखा है लॉस होते हुए फॉरेस्ट। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट, जिनमें हाईएस्ट फॉरेस्ट है वो एरिया वाइज से मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। और मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ऐसी झाड़ी सी जो कोस्टल एरिया के किनारे होती हैं। मैंग्रोव्स भी इस रिपोर्ट में इंक्रीज़ दिखाए गए हैं, यानी कि इंक्रीज़ हुए हैं। अब जो कंसर्न वाली बात आती है, फॉरेस्ट प्रोन टू फायर्स, यानी कि जो फायर्स के नज़दीक हैं, जिनमें फायर ज़्यादा हुए हैं, वो वाले फॉरेस्ट अभी बढ़े हैं। फॉरेस्ट फायर बढ़े हैं 11.51% से हाईली प्रोन हुए हैं पहले से। इन चीज़ों में क्लाइमेट चेंज इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक सकता है। बैम्बूस फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुए हैं 13,882 मिलियन कम से स्टेम से, ये उसकी यूनिट है जो बैम्बो है। देख लेते हैं, ये है बैम्बो। कंसर्न क्या है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट हमारे 7 सिस्टर्स हैं, उनका भी एरिया फॉरेस्ट में डिक्रीज़ हुआ है। किसकी वजह से, लैंडस्लाइड्स और हैवी रेनफॉल की वजह से। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं,
नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव उसमें पढ़ देता हूँ। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कंपेंसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज़ फंड, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको फॉरेस्ट में बदलने के लिए, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। अगला आर्टिकल है एस सोमनाथ जो है इसरो के नई चीफ बने हैं। ये हमारा आर्टिकल जीएस पेपर 3 में स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज़ इन साइंस एंड टेक एंड से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया एस सोमनाथ जो हैं वो चेयरमैन बने हैं किसके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। किसको रिप्लेस किया है ये आप कमेंट में बता सकते हैं उनका नाम। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज़ में रहा है, इन्होंने किस चीज़ पे काम किया है, पीएसएलवी पे और जीएसएलवी पे। आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पीएसएलवी और जीएसएलवी को समझेंगे। पीएसएलवी क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्होंने जीएसएलवी मार्क 3 में ज्वाइन किया था 2003 में, जो कि सर्व करता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये डायरेक्टर के थे वहाँ के। अब हम देखते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या फ़र्क है। अब देखते हैं पीएसएलवी जो होती है, आप देख पा रहे हैं कि पीएसएलवी थोड़ी सी ये लॉन्चर व्हीकल ही है, सारे सैटेलाइट्स को जो लॉन्च करते हैं वो व्हीकल है। पीएसएलवी थोड़ी सी जीएसएलवी से छोटी है। और पीएसएलवी में जो ये बूस्टर हैं 3 जो नीचे लगे हुए हैं बॉटम में, ये जीएसएलवी में जो बूस्टर है उनसे छोटे हैं। ये पीएसएलवी और जीएसएलवी का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पीएसएलवी और जीएसएलवी हैं ये दोनों पार्टों में बनाए जाते हैं, फिर इनको कैरी किया जाता है और फिर इनको असेंबल किया जाता है। ये रहा कैरियर इनको जो लाता है, फिर इनको जोड़ते हैं। ये रहा अलग अलग पार्टों में इनको हम बनाते हैं। ये रही पीएसएलवी छोड़ते हुए। अब जो हमने देखा कि छोटे होते हैं पीएसएलवी जीएसएलवी से, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि पीएसएलवी पोलर ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, जबकि जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट होती है हमारी, यानी कि इक्वेटर जो होती है उस पर छोड़े जाते हैं। पोलर पे नहीं छोड़े जाते जबकि इक्वेटर पे छोड़े जाते हैं। ऐसे सर्च करते हैं चीज़ों को। जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होती है उनका डिफरेंस अर्थ से ज़्यादा होता है। सिर्फ इनको हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया पर देख रेख हो सके, इंडिया पर ये देख सके चीज़ों को। पोलर का जो गैप होता है वो कम होता है, जबकि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का गैप जो होता है वो 36,000 मीटर का होता है। की पॉइंट्स क्या हैं? इसरो एक पायोनियर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो को फॉर्म किया था 1969 में। विजन टू डेवलपमेंट एंड हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए इसरो को फॉर्म किया गया था। इसरो ने रिप्लेस किस चीज़ को किया? जो इससे पहले थी स्पेस टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन, उसको रिप्लेस किया, जिसका नाम है इनकोस्पर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स क्या हैं इसरो के? ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इसने क्या बनाई थी? आर्यभट्ट बनाई थी, जो बिल्ड की थी इसरो ने। 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के पास, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग जो स्पेस व्हीकल होते हैं छोड़ने के लिए वो नहीं थे। फिर हमने रोहिणी बनाई 1980 में, जो कि SLV-3 हमने खुद छोड़ी थी। SLV-3 से हमारे पास लॉन्चर आ गया था। तो पीएसएलवी आप जानते हैं, अभी देखा हमने, पोलर ऑर्बिट में छोड़ी जाती है। जीएसएलवी जो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ी जाती है। जो इंडियनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम हमने बनाए IRNSS एंड गगन, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो IRNS बनाया, गगन बनाया हमने। फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था ये गगन जो था। हमने इंडियनियसली अपने आप क्या बनाया? क्रायोजेनिक इंजन बनाया हमने। अब जो हमारे इसरो के जो मार्केबल स्कीम है, जो मार्केबल इसने किया है स्पेस में, जिसमें आता है चंद्रयान 1, लूनर ऑर्बिटल, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान, एस्ट्रोसैट, ये सब इसरो की करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये इनमें इसरो जो है, इसरो ने इन चीज़ के लिए रिमार्केबल है। अब हम देख लेते हैं मेजर इसरो के अचीवमेंट्स क्या हैं 2021 में। तो अमेजोनिया जानते हैं कि अमेजोनिया कहाँ है? ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। ये हमने किस चीज़ से लॉन्च करवाया है? ये 53rd फ्लाइट है पीएसएलवी की, ये हमने इससे लॉन्च करवाया। C51 ये प्रोजेक्ट किसका था? ब्राज़ील का था, हमने इसको लॉन्च किया है। एक है सतीश धवन सैटेलाइट, ये एक नैनो सैटेलाइट है जो वेदरिंग को देखती है अर्थ के ऊपर। अपकमिंग मिशन कौन से हैं हमारे? गगनयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं हमारी, जैसे EOS-4 रिसार्ट एंड EOS-6 OCSat-3।
अदर मिशन कौन से हैं? शुक्रयान मिशन है हमारा, जो इसरो की प्लानिंग है कि हम वेनस पे एक अपनी सैटेलाइट भेजेंगे। ऑन स्पेस स्टेशन हम अपने आप बना लेंगे 2030 तक। नॉट हैविंग डोमेस्टिक स्पेस लो, हमारे पास लो नहीं है ज़्यादा अच्छे। नीड फॉर डोमेस्टिक स्पेस लो हमारे पास अच्छे नहीं है, उनके लिए हमें ज़रूरत है। स्टेप जो कर रही है हमारी गवर्नमेंट स्पेस को रिवॉल्यूशन करने के लिए, वो कौन कौन से स्टेप हैं? जैसे NSTP है, इन स्पेस है, इन स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन है। तो गाइज़ ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनको सॉल्व करें। ALH 84001। आज हम मेटेरॉइड और मैटियोर क्या होते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में स्पेस टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? अभी स्टडी पब्लिश हुई है जनरल साइंस के द्वारा कि एक मीटेरॉइड मिला है ALH 84001 एंटार्क्टिका पर। ये ऐसा ही मीटेरॉइड है जो मार्स से लाया गया था अर्थ पर 1984 में नासा के द्वारा। मार्स एक रेड प्लैनेट है। ये है ALH 84001। ये है मेटेरॉइड, ये पोटैटो टाइप में है। इसके की पॉइंट क्या है? ये कहाँ पर मिला है? इसे ALH क्यों बोला है? एलन हिल्स पे मिला है। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में, दिसंबर में 1984 में जो लाया गया था एंटार्क्टिका में। US वहाँ पर हंटिंग कर रहे थे, US के लोग, जिन्हें मिला है। ये यूं ही मिल गया, ऐसे ही उठा लिया किसी पत्थर को? नहीं, मोस्ट अनयूजुअल रॉक था। ये मोस्ट अनयूजुअल रॉक था जिसको कलेक्ट किया गया था। ये अंटार्कटिका देख सकते हैं आप, यहाँ पर है साउथ पोल में, बिल्कुल अर्थ के साउथ पोल में अंटार्कटिका है। जैसे 2021 में नासा के परसेवरेंस रोवर एक मार्शल रॉक लेकर आया था मार्स से, ये उसकी तरह ही है बिल्कुल। जैसे रेड प्लैनेट से यानी कि मार्स से लेकर आया था, ये बिल्कुल उसकी तरह ही है रॉक। इसकी स्टडी बताई गई है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं जो कि वाटर से रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसे अर्थ पर जो मिला है वो करता है रिएक्शंस। नॉन बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पूल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम विच लाइफ कुड हैव इन्वॉल्व। ऐसा पता लगा सकता है कि इसमें नॉन ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से मार्स पर लाइफ हो सकती है। अब इस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है मीटेरॉइड्स की, इससे हम पता लगा सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इससे हम पता लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ। एक नासा का एग्जांपल देखते हैं। नासा का एक ओसिरिस REX मिशन है जिसमें वो बहनू एस्टेरॉइड्स पे रिसर्च कर रहा है रेगुलरली। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मीटियोर और मीटेरॉइड क्या होते हैं। ये एक ही पत्थर होता है, जब ये स्पेस में होता है तो इसको मीटेरॉइड बोल देते हैं, ROID। जब ये एटमॉस्फेयर में होता है तो इसे मेटियोर बोल देते हैं, और ये जब अर्थ पर होता है जो अब मिला है उसे मेटेरॉइड बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटियोर, मेटेरॉइड एंड मेटेरॉइड ये अभी मैंने बता दिया, इसको लिख लेना। आर्टिकल है नारी शक्ति पुरस्कार 2021। यह आर्टिकल हमारा GS पेपर 1 में रोल ऑफ वीमेन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन्स इशू से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन चल रहे हैं 31 जनवरी 2022 तक। इसके की पॉइंट क्या है? ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि वीमेन को दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को बनाया जाता है एनुअली, जो अभी आ रहा है। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 2 लाख रुपये। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इसको अनाउंस करती है। इंडिविजुअल्स को, ग्रुप को, एनजीओज़ तो आप जानते होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये किसको दिया जाता है? जो एनकरेज करता है वीमेन को पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रोल्स, वुमेंस की स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है, वुमेंस के बेसिक नीड्स के लिए काम करता है, उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी में ले जाने के लिए काम करता है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ, उनकी वेलनेस, उनके एजुकेशन पर काम करता है, उसको अवार्ड मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम यंग इंडियंस को बता सकें कि किस तरीके से वीमेंस ने कंट्रीब्यूशन दिया है। और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा SDG 5 यही है कि हम जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर सकें। ये रहा 5 जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इनइक्वलिटीज़। एलिजिबिलिटी कौन है इसके लिए? एलिजिबल कौन है इसके लिए? 25 ईयर्स एज होनी चाहिए और अपने फील्ड में वो इंस्टीट्यूशन लमसम 5 ईयर्स काम करा होना चाहिए। इसको सेलिब्रेटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जर्मन की एक वीमेन थी क्लेरा जेटकिन, जिन्होंने 1911 में इसको सेलिब्रेट किया था वुमेन इंटरनेशनल डे को। जब से ये सेलिब्रेट होता जा रहा है। UN में भी इसको सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम 1975 में। तो और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर दें।
रेयर अर्थ मेटल्स, आज हम इसके बारे में सब जानेंगे। यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 में वेरियस टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है कि गाइस अभी यूएस ने कुछ लॉ पास किए हैं अपने लिए, किस लिए? रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाईज़ के लिए। जो चाइना से रेयर अर्थ मेटल आ रहे हैं उसमें एक बिल पास किया है कि अब हम चाइना से रेयर अर्थ मेटल नहीं लेंगे, अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाएंगे 2025 तक। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं अभी हम आगे जानेंगे। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ये हैं रेयर अर्थ मेटल्स 17th मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 15th लैंथेनाइड्स होते हैं और 2 उसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे, स्कैंडियम और येथ्रियम। ये होते हैं 17 अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स। यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेयर अर्थ मेटल कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें एक रेयर अर्थ मेटल नहीं देगा जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। ये है रेयर अर्थ मेटल्स। ये लैंथेनाइड्स वाली सीरीज़ हमने 12th में 10th में पढ़ी होगी। ये जो डार्क वाले दिख रहे हैं, डार्क ऑरेंज, ये हैवी रेयर अर्थ मेटल्स हैं और ये लाइटर रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यूनिक हैं, लुमिनेसेंट हैं एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है और भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें ऑक्साइड से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये ऑक्साइड ओरे में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। इंडिया की करंट पॉलिसी क्या है रेयर अर्थ मेटल्स पर? इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है रेयर अर्थ मेटल्स का, जो कौन कराती है? ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आपको याद रखना है। और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इसको कंसंट्रेट करती है, उसके हाथ में ये सब होता है। इंडियन ये एक मोनोपोली है। और द प्राइमरी मिनरल दैट कंटेंस REE यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो IREL के मोनोपोली में आते हैं। रेयर अर्थ ऑक्साइड्स अभी हमने जाना था। चाइनास की मोनोपोली है, यानी कि चाइना पे बहुत ज़्यादा ये भरे पड़े हैं। एक्वायर्ड ग्लोबल डोमिनेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, डोमिनेट करता है सब कंट्रीज़ पर। 90% प्रोड्यूस करता है चाइना रेयर अर्थ मेटल्स को, जो कि लेकिन अब जो बहुत सारी कंट्रीज़ इन्हें भी माइनिंग करने लगी हैं, इनकी भी एक्सट्रैक्ट करने लगी हैं, जिसकी वजह से 60% आ गया है चाइना का मोनोपोली। 90% जो प्रोड्यूस करता था वो 60% आ गया है। क्वाड के कंट्रीज़ इनको एक्सट्रैक्ट करने लगी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हैवी डिपेंडेंस है चाइनास की इंडिया एंड द वर्ल्ड पर पूरे पे। इंडिया के बारे में जानने के लिए इंडिया में रेयर अर्थ मेटल की क्या पोजीशन है? वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट रिजर्वर है हमारे यहाँ रेयर अर्थ मेटल के। 2019 में तो यूएस ने 80% रेयर अर्थ मेटल इंपोर्ट किए हैं चाइना से। यूरोपियन यूनियन ने 98% चाइना से इंपोर्ट किए हैं रेयर अर्थ मेटल। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया रशिया के बीच में पेसेक्स एक्सरसाइज हुए। ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 एंड 3 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स एंड जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हमारा INS कोची जो है रशियन शिप से इंटरनेशनल पैसेज एक्सरसाइज करने जाए, यानी कि पेसेक्स एक्सरसाइज करने गया है रशियन शिप से हमारा INS कोची। पेसेक्स एक्सरसाइज पहले US नेवी के साथ भी होती थी, अब रशिया के साथ होती है। देख लेते हैं रशिया मैप में, ये आर्कटिक सर्कल इसने कब्जा रखा है, सारा आर्कटिक सर्कल रशिया का ही है। की पॉइंट्स क्या है इसके? रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी बनाने में, इंडियन ओशियन रीजन में सारी स्ट्रेटेजी बनाने में रशिया इंडिया की मदद करता है। ये IORA का भी मेंबर है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भी ये मेंबर है। रशिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन द आर्कटिक रीजन इंडिया हैज़ साइंटिफिक इन्वायरमेंटल कमर्शियल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया का आर्कटिक रीजन में। हाइड्रोकार्बन्स वहाँ भरे पड़े हैं, रशिया वहीं से निकालता है। नेचुरल गैस रिजर्वर वहाँ पर 80% है पूरे वर्ल्ड के। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स वहाँ पर कौन कौन से बड़े पड़े हैं, डिपॉजिट्स कौन से हैं वहाँ पर आर्कटिक सर्कल में? कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड्स, गोल्ड, आयरन, निकल, प्लेटिनम। हाई वैल्यू रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम है, वेनेडियम है एंड जिर्कोनियम है। ये देख लेते हैं आर्कटिक ओशियन, ये ना जो ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पर आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक अकाउंट्स में 90% रशिया निकल निकालता है। कोबाल्ट प्रोडक्शन करता है 60% ऑफ कॉपर एंड अवर 96% ऑफ प्लेटिनियम मेटल्स यहीं से निकालता है रशिया। इंडिया के पास, इंडिया रिचर तो है रेयर अर्थ मेटल्स में, लेकिन सिर्फ लाइटर में, हैवी में नहीं। हैवी आर्कटिक सर्कल में मिलते हैं, इसलिए इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग अच्छी होनी पड़ेगी। रशिया आर्कटिक सर्कल से ही सारे रेयर अर्थ मेटल्स निकालता है। जो अदर एक्सरसाइज जो रशिया और इंडिया के बीच में होती है, एक है TSENTR
मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंदिरा एक्सरसाइज है, एक जॉइंट ट्राई सर्विसेज आर्मी के बीच में होती है। जपाड एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। INS कोची क्या है, ये हमने खुद बना है। कोलकाता क्लास ये गाइडेड मिसाइल है, हमारा डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15 के ए के अंदर आता है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था किसके द्वारा, मैजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा मुंबई में। ये बाद में इंडियन नेवी को दे दिया गया 2015 में। और बहुत सारे नेवल सर्विसेज हैं, जैसे इंक्लूड करते हैं जायद तलवार में ये पार्टिसिपेट करता है हमारा कौन सा, INS कोची। अल मोहिद अल हिंदी में करता है, जो सऊदी अरबिया के बीच में होती है। नोवल जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया यूज पेसिक्स में करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वॉल्केनिक अरप्शन इन टोंगा। अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि टोंगा में वॉल्केनिक अरप्शन हुआ, बहुत तेज़, बहुत भयानक। ये हमारा आर्टिकल GS पेपर 1 में क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स फिजिकल जियोग्राफी वॉल्केनोज से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है आप सब जानते हैं, वॉल्केनिक करप्शन हुआ है साउदर्न पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा विच ट्रैगर सुनामी की वेव्स से वहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है। टोंगा आइलैंड हम देख लेते हैं, रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनो होती हैं। ये देख लेते हैं टोंगा आइलैंड की लोकेशन, और ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे नीचे जो है साउदर्न पोर्शन में ये न्यूजीलैंड के ऊपर जो दिख रहा है टोंगा आइलैंड है। इसकी आवाज़ 1000 किलोमीटर तक गई है, इतना ख़तरनाक हुआ है। ये है रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वोल्केनो मिलते हैं। इसके की पॉइंट क्या है, ये अंडर सी वोल्केनिक करप्शन है, यानी कि सी के अंदर ही वोल्केनिक करप्शन हुआ है। इसका नाम याद रख सकते हैं आप, हंगा हापाई एंड होंगा टोंगो नाम है इसका। अरेप्टेड हुआ है रेगुलरली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, बहुत दिन से अरेप्ट हो रहा था, अब ऊपर आया है। These eruptions were small, avoided in a scale by the January 2020 events, roughly every 1000 years. Fuel coolant interaction, इसका fuel coolant interaction होता है। अब ये देख लेते हैं वोल्केनो के टाइप्स। सबमरीन वोल्केनो, सबमरीन eruption जो आधा अंदर होता है पानी के और आधा बाहर होते हैं वोल्केनो। न्यू आइलैंड अमर्स, यानी कि जब वोल्केनो अरप्ट होते हैं तो वो ऐसे जम जाते हैं, मैग्मा जब उसका निकलता है बाहर तो लावा की फॉर्म में जब वो जम जाता है तो एक नया आइलैंड अमर्ज हो जाता है। फ्यूल कूलेंट इंट्रैक्शन, यानी कि वोल्केनो का जो मैग्मा होता है जब वो बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में, तो उसका इंट्रैक्शन लगातार तेज़ी से पानी से हुआ है। इस वजह से इसका एरप्शन जो हुआ है वो बहुत तेज़ हुआ है और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी आवाज़ भी सुनी गई है। इस वजह से इसको फ्यूल कूलेंट इंट्रैक्शन बोलते हैं। कभी कभी ये मैग्मा जो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुँच जाता है। तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, टू वेपन्स ग्रेड केमिकल एक्सप्लोशंस ये होते हैं। ये पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलता है जब मैग्मा लावा से, तो हाइपरसोनिक स्पीड में जाता है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, टेम्पररी ग्लोबल कूलिंग एज ए सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटोस्फियर में। एरप्शन जो हुआ है एटमॉस्फेरिक्स दैट मे हैव ब्रीफली हेल्प क्लियर आउट द फॉग इन सेटल इन US। एरप्शन जो हुआ है ये देखा गया है कि 5.8 तक का मैग्नीट्यूड आया है अर्थक्वेक में। वोल्केनो देख लेते हैं। वोल्केनो एक ओपनिंग और रप्चर इन अर्थ सरफेस दैट अलाउस मैग्मा होता है इसके अंदर, ये कोन टाइप में होती है, उसे वोल्केनो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती हैं। ये मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स देख लेते हैं। सबडक्शन, जब अर्थ को ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो सबडक्शन होता है। जब आपस में बिछड़ती हैं, दूर दूर जाती है तो स्प्रेडिंग होता है। इसको कन्वर्जेंट और इसको डाइवर्जेंट भी बोलते हैं। और ये लेटरल स्लाइडिंग, जब आपस में घिसके निकल जाती हैं। इससे नुकसान क्या होते हैं, बहुत सारा फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, जिसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं CO2 SO2 मैग्मा के द्वारा। अब वोल्केनो के टाइप देख लेते हैं। 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो के होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में मैग्मा चैम्बर होते हैं, यानी कि भरा रहता है पूरे अंदर तक। और डोरमेंट वोल्केनो कौन सी होती हैं, जिनमें आधा चैम्बर भरा होता है मैग्मा से। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होती है जो डेड वोल्केनो होती हैं, इनमें मैग्मा चैम्बर नहीं होता। अंडर सी वोल्केनो विच इज़ लोकेटेड अंडर द ओशियन सरफेस, आप सब जानते हैं जो अंडर सी होते हैं उन्हें अंडर सी वोल्केनो बोलते हैं। तो गाइस ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है इनइक्वलिटी किल्स। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे GS पेपर 2 में। पॉवर्टी, इशूज़ रिलेटेड टू SC एंड ST, इशूज़ रिलेटेड टू वीमेन, इशूज़ रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्लूसिव ग्रोथ। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है, इनइक्वलिटी किल्स उसका टाइटल है, रिलीज़ हुई है। इसमें बताया है कि किस तरीके से इनकम डिवाइड हुई है कोविड पैंडेमिक में, ग्लोबली और हमारे इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी और हमारे इंडिया में भी।
इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स ऑफ ग्रोइंग इनइक्वलिटीज़, यानी इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है किस किस के बिहाफ पर? इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है, जेंडर इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है, रेशियल इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। अभी क्या होती हैं? जेंडर इक्वलिटीज़ मतलब विमेन और मैन में इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है, रेशियल मतलब कलर के ऊपर इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है, एज वेल एज द इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में भी इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। वेल्थ ऑफ ए वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट मैन हैज़ डबल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड्स के 10 हाईएस्ट रिचेस्ट मैन हैं उनकी जो इनकम है वो भी डबल हुई है। लेकिन इसका फ़र्क किस पे पड़ा है? मिडिल क्लास लोगों पर। 99% ह्यूमैनिटी क्या हुई है? वो कोविड-19 से वॉस्ट हुई है, यानी कि उसका नुकसान हुआ है। इसके इकोनॉमिक वायलेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक वायलेंस क्या होते हैं? स्ट्रक्चर पॉलिसी चॉइसेस आर मेड फॉर द रिचेस्ट मोस्ट, पॉलिसी सिर्फ किसके लिए बनी है? रिचेस्ट के लिए बनी है, पुअर के लोगों के लिए नहीं बनी है। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि पुअर के लिए हेल्थ केयर बेटर नहीं रही है जबकि रिच के लिए हेल्थ केयर बेटर रही है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस आप जानते हैं, जैसे सेक्स सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एग्जांपल है इसका। एब्जॉर्प्शन यानी कि अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको मार दिया गया है, और लड़का हुआ है तो उसके ऊपर जेंडर इनइक्वलिटी नहीं रही है। पॉवर्टी इंड्यूस हंगर, यानी कि पॉवर्टी बढ़ी है तो हंगर भी बढ़ा है। इनइक्वलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। CO2 का इमिशन हुआ है 2021 में। वैक्सीन अपार्ट, वैक्सीन रिच कंट्रीज़ ने बनाई और उन्हें अपनी कंट्रीज़ में ही यूज़ कर लिया, उसमें इनइक्वलिटीज़ बढ़ी है। इंडियन सिनेरियो क्या है? इंडिया में भी बहुत सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुआ है। हेल्थ केयर बजट 10% से डिक्लाइन हुआ है, जो कि रिवाइज एस्टिमेट से 2020-21 का। 6% एजुकेशन हमारी इनइक्वलिटीज़ में रही है। और बजटरी एलोकेशन सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स के लिए डिक्लाइन हुआ है 1.5% से 0.6% यूनियन बजट। ग्रोइंग इनइक्वलिटीज़, यानी कि इनकम ऑफ 84% ऑफ हाउस होल्ड इन द कंट्री डिक्लाइन इन 2021। 84% लोगों की इनकम डिक्लाइन हुई है, जबकि बिलीनियर जो हैं इंडिया में वो इंक्रीज़ हुए हैं 102 से 142। बता सकते हैं कि मिलीनियर और बिलीनियर क्या होते हैं? कमेंट में। ग्रोइंग रिच बढ़ा है, अभी मैंने ऊपर जैसे बढ़ाया, रिचनेस बढ़ी है, जबकि पुअर भी बढ़े हैं। ग्रोइंग पुअर यानी कि पुअर बढ़े हैं। बिलो टू जेंडर पारिटी, यानी कि वीमेंस का जो कलेक्टिव पहले रेवेन्यू होता था वो 59 लाख करोड़ होता था, वो 59 लाख करोड़ था 2020 में, और 19 में कितना था? 1.3 लाख फीवर था, यानी कि इससे कम था। 1.3 लाख करोड़ फीवर था इससे, यानी कि इससे कम था, यानी कि बिलो टू जेंडर पैरिटी यानी वुमेन जेंडर इनइक्वलिटी भी देखी गई है। फिस्कल डिफिसिट, ये क्या होता है कि ट्रेड भी घटा है, इंडिया का फिस्कल डिफिसिट हुआ है, उसको नुकसान हुआ है पूरी कंट्रीज़ को की इकोनॉमी में। अनइक्वल फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है? सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर, जबकि यहाँ देखा गया है कोविड-19 में कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर देखी गई है। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज़ ट्रेड विद चाइना। तो यह आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? इंडियाज़ का ट्रेड जो है चाइना के साथ वो 2021 में क्रॉस करा है USD 125 बिलियन तक, जबकि इंपोर्ट जो है वो 100 बिलियन का रहा है, यानी कि इसमें भी इंडिया को नुकसान देखने को मिला है। जबकि इंडिया के और चाइना के रिलेशन बहुत बेकार थे, क्योंकि लद्दाख में हमेशा स्टैंड ऑफ रहा है 2021 में। अब 2022 चल रहा है, आपको पूरे 2021 का डाटा मिल रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। ये रहा चाइना वाला लद्दाख वाला रीजन, ये रहा इंडिया के ऊपर J&K के पास। की पॉइंट्स क्या है? इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट रहा है चाइना में, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है चाइना से, और इंपोर्ट ज़्यादा किया है, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम किया है हमने चाइना से, यानी कि अपना जो गुड्स हैं हमने वो कम भेजे हैं चाइना में, जबकि उससे इंपोर्ट ज़्यादा किया है। अब देख लेते हैं आगे। ग्रोथ इन ए बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ईयर टू ईयर 43% बायलैटरल ट्रेड में इंक्रीज़ देखने को मिला है। ट्रेड डिफिसिट हुआ है चाइना के साथ, इंडिया को कितना ट्रेड डिफिसिट हुआ है? 69.38 बिलियन 2021 में, जबकि इनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे जब भी ट्रेड डिफिसिट मिला इंडिया को, यानी कि चाइना ने इंपोर्ट भर के करा इंडिया में, जबकि इंडिया ने अपना माल ज़्यादा नहीं भेजा। स्टेप्स टेकन टू काउंटर डिपेंडेंसी ऑन चाइना, हमने बहुत सारे स्टेप लिए थे। अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं हमने चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन किया था। इंडिया ने 5G ट्रायल करा था, खुद इनको इंडिजिनियस हम 5G ट्रायल करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी हमने दूसरी कंट्रीज़ को भाग दिया था, चाइना को कम दिया था।
APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स भी हमने खुद बनाए थे। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, इंडस्ट्रीज़ ने कहा था कि हम 12 सेक्टर्स में जो नीचे हैं हम इनमें खुद काम करेंगे, इंडिजीनियसली काम करेंगे। चाइना का इसमें कोई रोल नहीं होगा, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इंडस्ट्रीज़, एग्रोकेमिकल्स, सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर्स, ये सब। करंट इशू क्या है इंडिया चाइना के रिलेशंस की? मिलिट्री स्टैंड ऑफ आप जानते हैं, ईस्टर्न लद्दाख में हमेशा ही रहता है। पेंगोंग लेक एरिया से ही कब से चल रहा है? मई 2020 से, जब पेंगोंग लेक एरियाज़ को उसने ब्रिज बनाया था एक। 12 जनवरी 2022 यानी कि अभी ये मीटिंग हुई थी, 14th राउंड हुआ था इंडिया और चाइना के कमांडर के बीच में, लेकिन उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट किस चीज़ पे है? रीनेमिंग ऑफ सेवरल प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ शहरों का, कुछ गांवों का नाम जो है अपने उस पर रख रहा है, अपनी लैंग्वेज पर रख रहा है, जबकि इंडिया कहता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, हमारा एरिया है। और कंसर्न क्या है? ब्रिज अक्रॉस पेंगोंग लेक। अभी पेंगोंग TSO पे उसने क्या करा था? ब्रिज बना दिया था एक अपना ही LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो गाइस ये है नेक्स्ट आर्टिकल, वेब 3.0। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में IT एंड कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी कंसेप्ट आया है वेब 3 का, जिसको हम वेब 3.0 भी कह देते हैं। ये नेक्स्ट फेज है हमारा किस चीज़ का? इंटरनेट का, 2021 से लेकर। हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, आप देख सकते हैं कैसे इंक्रीज़ हुआ है। वेब 1.0 आया पहले, या 0 भी कह सकते हैं। वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आया है। अब की पॉइंट क्या है? वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो हैं वेबसाइट्स होंगी वेब सर्वर पर। अब तो कम वेबसाइट होती थी पहले, तो वेब 1.0 में पहले कम वेबसाइट होती थी। अब क्या होंगी इसमें? बहुत सारी वेबसाइट्स और वेब पेज मिलेंगे आपको। किस चीज़ में? वेब सर्वर में। क्या होता है डिफरेंस देख लेते हैं वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 में। पहले क्या होता था कि 10 लाख वेबसाइट होती थी सिर्फ वेब 1.0 में, जिसमें जो कंटेंट था वो सिर्फ रीड कर सकते थे हम, उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर सकते थे। अब वेब 2.0 में बहुत सारी वेबसाइट आई, वेबसाइट भी इंक्रीज़ हुई। उसका जो वो था वो रीड राइट वेब, यानी कि हम रीड भी कर सकते हैं कंटेंट को और उसमें रीराइट भी कर सकते हैं। वेब 3.0 में बहुत भी ज़्यादा वेबसाइट्स आई, वेबसाइट्स और भी इंक्रीज़ हुई। उसमें हम क्या कर सकते थे? रीड भी कर सकते थे और क्रिएट भी कर सकते थे कंटेंट को। इसका एग्जाम्पल है विकिपीडिया। ये मैंने बताया वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 अभी क्या होता है। ये क्या है? वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइजेशन इंटरनेट है। अभी हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे डाटा, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदता है तो उसकी चेन से बनती जाती हैं, चेन से बनती जाती हैं और चेन को वो तोड़ नहीं सकता कोई भी। अब देख लेते हैं प्रीवियस वर्जन कैसा था वेब 1.0। वर्ल्ड वाइड वेब ये इन्वेंट हुआ था 1989 में, जो कि फोर्स में आया था 1999 में। वेब 1.0 मोस्टली स्टैटिक वेब पेजेस थे, सिर्फ इसमें क्रिएट नहीं कर सकते थे हम, सिर्फ रीड कर सकते थे। ई कॉमर्स तो था लेकिन सिर्फ रीड कर सकते थे। वेब 2.0 क्या हुआ? 2004 में स्टार्ट हुआ, फुल्ली अवेलेबल था। यूज़र्स क्रिएट कर सकते थे अपना कंटेंट, इंटरेक्ट कर सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, यानी कि कुछ अपना कंटेंट भी लिख सकते थे वेबसाइट्स पर। वेब 3.0 में क्या होगा? मोस्टली ऑफ द डाटा अपने आप से ही हैंडल होगा। अपने आप से हैंडल होगा मतलब अभी जो गूगल करता है अभी हमारा डाटा हैंडल, ये सब देखो, ये हार्ड डिस्क हैं बड़ी बड़ी, इनमें डाटा हैंडल होता है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन होगा इसका, यानी कि अपना डाटा हम खुद हैंडल करेंगे। तो इससे फ़ायदा होगा। क्रिएटिंग इशूज़ रिलेटिंग टू डाटा प्रिवेसी, डाटा सिक्योरिटी। लेकिन कुछ इशू भी होंगे कि डाटा प्रिवेसी, डाटा सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहे। इसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्या है वेब 3.0 के, यानी कि अभी फेयर इंटरनेट मिलेगा हमें। अब हम खुद ऑन करेंगे अपने डाटा को। एलिमिनेट्स इंटरमीडिएटरीज, यानी कि कोई बीच में इंटरमीडिएटरीज नहीं होगा, सिर्फ हम ही अपने डाटा को मैनेज करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, सबको दिखेगा क्या हो रहा है। तो गाइस ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर दे। 5G टेलीकॉम्स एंड एयरलाइन सिस्टम, मतलब क्या है इसका कि अभी US ने क्या करा है, 5G टेलीकॉम को ट्रायल पे ला दिया है, यानी कि उसको लॉन्च कर दिया है, जिसमें एयरलाइन और सेफ्टी से का बहुत ज़्यादा कंसर्न देखने को मिला है। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में IT कंप्यूटर्स एंड साइंटिफिक इनोवेशन से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है कि अभी रिसेंटली US फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा है, FAA ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसका कंसर्न क्या देखने को मिला है एयरलाइंस पे कि अल्टीमीटर्स क्या होंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो इसने लॉन्च कर दिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इससे मना कर दिया है कि हम आपके एरिया में यानी कि US में फ़्लाइट अपनी लैंड नहीं करवाएंगे, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने।
5G टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। ये 5th जनरेशन है मोबाइल नेटवर्क की, जो कि 1G 2G और 3G 4G के बाद है। ये न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क है जो कि वर्चुअली पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकता है। 5G नेटवर्क, इसकी जो स्पीड है वो 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, जबकि 4G की स्पीड 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड थी। इसके स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। 5G के स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं। इसमें 3 तरह के स्पेक्ट्रम, 3 तरह के बैंड होते हैं, हाई बैंड, मिड बैंड, लो बैंड। हाई बैंड क्या होता है, जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 24 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, उससे भी ज़्यादा। और मिड बैंड्स में क्या होता है, 1GHz 6GHz यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ होती है मिड बैंड्स में। और लो बैंड्स में 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे की स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये जो नेटवर्क आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े टावर्स जो दिख रहे हैं, इनसे स्पेक्ट्रम निकलते हैं। और जो सिम होती है हमारी, जो जियो आज हम जिससे नेट चल रहा है हमारा, उस चीज़ को और स्पेक्ट्रम को ख़रीदते हैं ऑक्शन के द्वारा। तो इसके बारे में जानते हैं। 5G अभी क्या, अभी हमने देखा कि ये क्या लॉन्च करा है, सी बैंड लॉन्च कर दिया चाइना ने, वो USA ने सी बैंड लॉन्च कर दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3.7 एंड 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी उसकी। ये एल्टीमीटर्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। एल्टीमीटर्स देखते हैं हम, क्या काम होता है एल्टीमीटर्स का। जो एल्टीमीटर होते हैं फ़्लाइट में, वो क्या करते हैं, फ़्लाइट को लैंड कराने का काम करते हैं। जो पायलट है वो ऊपर होता है आसमान में, जब फ़्लाइट उड़ती है तो देखता है, तो उसको लैंड नज़र नहीं आती। तो लैंड किसके द्वारा नज़र आती है, एल्टीमीटर्स अपनी वेव भेजते हैं धरती पे, तो उसकी वजह से लैंड नज़र आती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बराबर होती है उस फ्रीक्वेंसी के जो USA ने अभी 5G टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिसकी वजह से क्लैश हो सकता है। अब इसके सॉल्यूशन क्या बताएं यूएस ने कहा है कि हम जो है 50 किलोमीटर तक एयरलाइंस नहीं बनाएंगे, 50 किलोमीटर तक हम लैंड नहीं कराएंगे जहाँ पर 5G होगा, यानी कि 5G 50 किलोमीटर तक हम एयरलाइंस के एरिया में रखेंगे ही नहीं। ये USA ने कहा है। कल इंडोनेशिया रिलोकेटिंग इट्स कैपिटल, यानी कि इंडोनेशिया ने क्या कर दिया, रिलोकेट कर दिया अपनी कैपिटल को, यानी कि बदल दिया। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इंडोनेशिया के पार्लियामेंट में क्या हुआ है, एक अप्रूवल पास हुआ है, जिसकी वजह से उसने जकार्ता से अपनी कैपिटल को रख दिया है नुसांतरा, जो कि 2000 किलोमीटर है दूर जकार्ता से। ये क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जोको विडोडो अप्रैल 2019 में उन्होंने क्या करा कि सी लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जावा आइलैंड की भी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बदलने का निर्णय लिया है। जकार्ता नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा के पड़ता है। ये आइलैंड है बहुत सारे, इंडोनेशिया आइलैंड है खुद, और उसमें बहुत सारे आइलैंड में, जैसे सुमात्रा, जावा, कलिमंत्रा। ये कलिमंत्रा प्रोविंस में रखा है इसको, कलिमंत्रा प्रोविंस। ये देख लेते हैं हम, जकार्ता इंडोनेशिया एरा, कलिमंत्रा प्रोविंस एरा, ये बोर्नियो के साउथ में जो है, यहाँ पर अब इसको नुसूंतरा ये रखी है इसकी कैपिटल इंडोनेशिया की। रीज़न क्यों रखी, क्यों रिलोकेट करा, जकार्ता ही सही थी, क्यों रिकोलेट करा, तो इसलिए रिलोकेट करा कि जकार्ता में क्या हुआ था, सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और ये पता लगाया जा रहा था कि 2050 तक जकार्ता डूब जाएगा। यहाँ पर लोग भी बहुत रहते हैं, लमसम 3 करोड़ यानी कि 30 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। जकार्ता सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, फाइनेंस एंड ट्रेड का जरिया है जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल जो थी पहले 1949 में रखी गई थी ये जकार्ता। अदर इम्पोर्टेंट रीज़न टू शिफ्ट द कैपिटल, जावा आइलैंड ग्रोइंग इनइक्वलिटीज़, यानी कि फाइनेंशियल एंड अदरवाइज इनइक्वलिटीज़ बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमने जकार्ता को बदलकर कैपिटल रखी है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। जो अब हमने रखी है कलिमंत्रा प्रोविंस में, इसका एरिया जकार्ता के एरिया से बहुत ज़्यादा है। आप नंबर देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। ये है जकार्ता कैसे भरा पड़ा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। रिलोकेशन साइट देख लेते हैं, नुसूंतरा ये कवर करेगा इतने 56,180 हेक्टेयर ईस्ट कलिमंत्रा प्रोविंस को। नॉर्थ द फर्स्ट कंट्री, ये पहली कंट्री नहीं है जिसने इंडोनेशिया ने रिलोकेट करी है अपनी कैपिटल। पहले कौन कौन कर चुका है, मलेशिया कर चुका है, जिसने पुत्रेजिया से कोयला लंपर करी थी 2003 में, म्यांमार ने करी है, नेपिया देव से रंगोन तक करी है 2006 में। सी लेवल राइज कैसे होता है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वर्ल्ड सी लेवल, ओशन का लेवल आप जानते हैं बढ़ रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका आइस शीट्स होती जा रही हैं।
ग्रेजुअली। रेट ऑफ सी लेवल राइजिंग का क्या मतलब है? मेजर यूजिंग टाइड स्टेशन या सैटेलाइट से हम एल्टीमीटर से देखते रहते हैं कि किस तरीके से सी लेवल बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2021 की रिपोर्ट आई है, ये सी लेवल जो है ट्रिपल्ड बढ़ चुका है, यानी कि 1901 से 1971 तक ट्रिपल्ड बढ़ चुका है, यानी कि 3 टाइम्स सी लेवल बढ़ चुका है। स्टेप क्या लिए जा रहे हैं इसके लिए? सी लेवल रिलोकेशन, यानी कि या तो कैपिटल बदल दो, जकार्ता से जैसे अभी इंडोनेशिया ने करी है अपनी नुसुंत्रा, और या फिर क्या कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ सी वॉल बना रहे हैं, बिल्डिंग सी वॉल, जैसे कोस्टल एरिया होते हैं तो उनमें बड़ी बड़ी दीवार बना रहे हैं जिसकी वजह से पानी ना आए और लोग बच सकें। आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ मीडिया। यह आर्टिकल हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मीडिया के रिस्ट्रिक्शंस, मीडिया की फ्रीडम, मीडिया के बारे में हर चीज़, हर बैकग्राउंड जानेंगे। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या करा है, एडिटोर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या करा है, अपना गुस्सा दिखाया है। किस चीज़ को लेकर? क्योंकि कश्मीर प्रेस क्लब बंद कर दिया गया है, जिससे फ्रीडम ऑफ मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। तो ये डेंजर है सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए। एडिटर्स गिल्ड फाउंड हुई थी 1978 में। इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो मीडिया को प्रोटेक्ट करे और एक न्यूज़पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का स्टैंडर्ड बढ़ाए और मैगजीन का। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया करता है हमारा मीडिया, नॉलेज, डिबेटिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट व्यूज इन इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ाती है ये चीज़ें। न्यूज अ फ्री प्रेस कैन इन्फॉर्म सिटीजन्स ऑफ देयर लीडर्स सक्सीजर और फेलियर, यानी कि लीडर्स के बारे में बताते हैं कि लीडर्स हमारे क्या कर रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, सक्सीजर हो रहे हैं, उस चीज़ को लेके मीडिया हमारी हेल्प करती है। मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। फेस टू फेस, पीपल टू गवर्नमेंट कनेक्शन करवाती है। पीपल के क्वेश्चंस, डिसीजंस गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ये वॉइस ऑफ मार्जिनल पहुंचाती है। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, हमारे ओपिनियन को गवर्नमेंट तक भेजती है, मीडिया का ही काम है। मीडिया क्या है हमारा? 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स में आता है ये। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? मीडिया। 3rd कौन से हैं उससे पहले? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अभी नहीं समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? जो लॉस बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉस को लागू करते हैं। और जुडिशियली कौन करते हैं? जो उनको इंटरप्रेट करते हैं, लॉस पर निर्णय लेते हैं, न्याय करते हैं। ट्रेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस का ट्रेड्स क्या है? फेक न्यूज़ अब आजकल चल रही है, गवर्नमेंट प्रेशर की वजह से फेक न्यूज़ फैला देते हैं मीडिया। पेड न्यूज़ यानी कि करप्शन में आ जाते हैं मीडिया। अटैक अगेंस्ट जर्नलिस्ट पर अटैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 और 22 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स भी आई थी, जिसमें दिखाया गया कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मीडिया का, जिसमें एटोक्रेटिज्म गोज वायरल हुआ था कि इंडिया का बहुत बुरा हाल है, इंडिया के जर्नलिस्ट का बहुत बुरा हाल है। बायस मीडिया मिल जाती है हमें कि वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल पावर्स के लिए, कॉरपोरेट के लिए सिर्फ काम करती हुई दिखती है हमें इंडिया में। प्रेस फ्रीडम इन इंडिया कैसी है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था, रोमेश थप्पर एंड स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 1950 में, कि जो है हमारी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को बेकार कर रही है मीडिया करप्ट हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। फंडामेंटल राइट्स है हमारे इसके लिए कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, मीडिया कुछ भी बोल सकती है। आर्टिकल 19 आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स है, बता सकते हैं कमेंट में फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं, देख लेते हैं। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन हम कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्ट हैं कि हम कुछ चीज़ नहीं बोल सकते। क्या क्या चीज़ नहीं बोल सकते? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जिससे ख़राब ना हो, जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशन ख़राब ना हो फॉरेन स्टेट से, पब्लिक ऑर्डर ख़राब ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ख़राब ना हो, और हम ऑफेंस में ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाएं। एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है PCI, जो 1978 की है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वही मीडिया को देखती है, मीडिया को हैंडल करती है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए? एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स देते हैं। इसमें बताया था कि इंडिया की रैंक जो है 142 आई है 180 कंट्रीज़ में से फ्रीडम ऑफ मीडिया के लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल है हंगर इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, ये घट रहा है, वो देखेंगे इसमें। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 और 3 में वेरियस टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इंडिया में क्या है, स्टारवेशन की वजह से कोई भी डेथ नहीं हो रही, ना स्टेट्स में ना यूनियन टेरिटरीज़ में। जबकि इसके की पॉइंट्स क्या है? एक पिटीशन डाली गई, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टारवेशन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है, जिसका SC ने कहा है कि स्टारवेशन की वजह से डेथ हो रही हैं।
जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है स्टारवेशन से डेथ को बताने के लिए। एक तो कम्युनिटी किचन्स है जो पूरे इंडिया में होनी चाहिए पुअर और हंगर को टैकल करने के लिए। ये क्या है, राजस्थान में भी है, जैसे अन्नपूर्णा रसोई है, इंदिरा कैंटीन्स है कर्नाटक में, दिल्ली में आम आदमी कैंटीन है, और बहुत सारे स्टेट में क्या है ये कम्युनिटी किचन्स हैं, जबकि पूरे होल इंडिया में होनी चाहिए। एससी रूल्स क्या है, एससी रूलिंग क्या कहता है कि मॉडल कम्युनिटी किचन्स को आप मॉडल करो। डेथ तो हो रही है स्टारवेशन से, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन बना सकते हो, कम्युनिटी किचन सब में ला सकते हो, मेक ए मॉडल स्कीम बना सकते हो सबके लिए, नेशनल फूड ग्रेड बना सकते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आप अच्छा कर सकते हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए राशन वगैरह दिया जाता है। हंगर इंडिया में रिलेटेड डाटा देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 आई थी, जिसमें ये बताया था कि 19 करोड़ लमसम 821 मिलियन अंडर न्यूरिस्ड पीपल है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। अंडर न्यूज क्या होते हैं, जिनको पूरा का पूरा वो नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिल पाता, उन्हें अंडर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। 14.8% अंडर न्यूरिशमेंट है इंडिया में, एशियन एवरेज है। 2017 में एक नेशनल हेल्थ सर्वे आया था, जिसमें ये बताया था कि एवरी नाइट क्या होता है, 19 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं। ये रिपोर्ट आई थी नेशनल हेल्थ सर्वे की 2017 में। अब देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन आई है वो 101 आई है 116 कंट्रीज़ में, जो कि 2020 में 94 में थी, जब भी सरकार कह रही है कि स्टारवेशन की वजह से डेथ नहीं हो रही है। तो ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 101 क्या है वो आई है, पोजीशन आई है इंडिया की। कोशिश ऑफ मल न्यूट्रिशन की कोशिश क्या है, यानी कि कारण क्या है जिसकी वजह से मल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि कैलोरीफिक डिफिशिएंसी, हमें कैलोरी अच्छे से नहीं मिल पाती। प्रोटीन वगैरह तो मिल जाते, कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें कैलोरीज नहीं मिल पाती। प्रोटीन डिफिशिएंसी भी है, जैसे दाल वगैरह को लेकर हम नहीं चलते, दाल को नहीं बनाते, ये सब। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी यानी कि विटामिन्स वगैरह हमें नहीं मिलते, हिडन हंगर यही है सारी। अदर फैक्टर्स क्या हैं, हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, हमें सैनिटेशन नहीं मिलते, टॉयलेट वगैरह ये सैनिटाइज नहीं मिलते, इम्यूनाइजेशन सिस्टम हमारा लो है, एजुकेशन नहीं है वीमेंस के अंदर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, ईट राइट, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है इस चीज़ को लेकर, भुखमरी को बचाने के लिए। ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, फूड से जी जो कि आता है FSSAI के अंदर। पोषण अभियान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया है कि यंग चिल्ड्रन को और वीमेन को, एडोलसेंट्स गर्ल्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन मिले भरपूर मात्रा में। और क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, रिसेंटली क्या है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। एक फूड फोर्टिफिकेशन है, जिसमें फूड दिया जाएगा आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए से भरपूर। एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें भी यही था, फूड को लेकर ही टारगेटिंग PDS को इसमें टारगेट किया गया था, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे अभी हमने वीडियो में देखा था। मिशन इंद्रधनुष है एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, जिसमें 0 से 6 ईयर तक बच्चों को अच्छा खाना के लिए कहा था, और प्रेग्नेंट वीमेंस एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कहा था। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर दें। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।